आज हम कक्षा 11वीं विषय लेखा शास्त्र में पाठ 14 वित्तीय विवरण पाठ के अंतर्गत चिट्ठा का अर्थ, लक्षण और उपयोगिता के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं चिट्ठा या स्थिति विवरण से क्या आशय है। चिट्ठा को स्थिति विवरण या तुलन पत्र भी कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में बैलेंस शीट कहते हैं। चिट्ठा एक निश्चित तिथि को बनाया जाने वाला विवरण पत्र है और इसमें एक ओर व्यवसाय की पूंजी व दायित्वों को तथा दूसरी ओर संपत्तियों को एक निश्चित प्रारूप व क्रम में बतलाया जाता है। चिट्ठा बनाने से हमें व्यापार के कुल दायित्व एवं कुल संपत्ति का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके बाद हम देखेंगे चिट्ठे की विशेषताएं। चिट्ठे की विशेषताएं निम्नलिखित है, जिसमें पहला है चिट्ठा संपत्तियों और दायित्वों का एक विवरण पत्र है। चिट्ठा जो है वो एक स्टेटमेंट है जो चिट्ठे के संपत्ति और दायित्वों का होता है। दूसरा, इसमें विकलन या समाकलन पक्ष नहीं होते। चिट्ठे के बाईं ओर सभी दायित्व एवं पूंजी को लिखा जाता है और दाएं पक्ष की ओर समस्त संपत्तियों एवं देनदारों को लिखा जाता है। चिट्ठे में दायित्व और संपत्ति ये दो पक्ष होते हैं। तीसरी विशेषता है चिट्ठे से व्यापार में कितनी पूंजी है तथा वह किस प्रकार विनियोजित है, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। चौथा, इसमें केवल वास्तविक एवं व्यक्तिगत खातों को ही लिखा जाता है। पांचवा, चिट्ठा एक निश्चित समय के अंत में या वित्तीय वर्ष के अंत में बनाया जाता है। नंबर 6वां विशेषता है चिट्ठे के पक्षों में को या से शब्द का प्रयोग खातों के साथ नहीं किया जाता है। तो ये थी विशेषताएं चिट्ठे की। इसके बाद हम देखेंगे चिट्ठे की उपयोगिता या महत्व। चिट्ठे की उपयोगिता या महत्व जो है वो निम्नलिखित है। पहला है आर्थिक स्थिति का ज्ञान। एक विशेष तिथि पर व्यापार की आर्थिक स्थिति संतोषप्रद है या नहीं, इसकी जानकारी चिट्ठे से प्राप्त की जाती है। दूसरा है व्यापार के लेनदारों व देनदारों का ज्ञान। वित्तीय वर्ष के अंत में लेनदारों को कुल कितनी राशि देनी है तथा देनदारों से कुल कितनी राशि लेनी है, इनकी जानकारी चिट्ठे से प्राप्त की जाती है। तीसरा है रोकड़ की जानकारी। वित्तीय वर्ष के अंत में व्यापार की रोकड़ की स्थिति क्या है, अर्थात हस्तस्थ रोकड़ व बैंक में रोकड़ संबंधी जानकारी चिट्ठे में उपलब्ध रहती है। चौथी उपयोगिता या महत्व है विभिन्न कोषों की जानकारी। प्रत्येक व्यापारी संभावित हानि से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के कोषों या संचय का निर्माण लाभ को बचाकर करता है। अतः व्यापार में इन कोषों की स्थिति क्या है, इसका भी ज्ञान हमें चिट्ठे से प्राप्त होता है। पांचवा, संपत्तियों की स्थिति का ज्ञान। एक निश्चित तिथि पर व्यापार में कितने प्रकार की संपत्तियां उपलब्ध हैं तथा उनका उक्त तिथि पर या उस तिथि पर उसका मूल्य क्या है आदि, इन सब बातों की जानकारियां हमें चिट्ठे से प्राप्त हो जाती है। छठवां है शुद्ध लाभ व पूंजी का ज्ञान। एक निश्चित अवधि में व्यापार द्वारा अर्जित किए गए शुद्ध लाभ का ज्ञान चिट्ठे से प्राप्त किया जाता है तथा शुद्ध लाभ होने पर व्यापार की पूंजी कितनी बढ़ी है, इन सब बातों का ज्ञान भी चिट्ठे से प्राप्त होता है। और सातवां उपयोगिता या महत्व है आहरण की जानकारी। एक निश्चित तिथि पर व्यापारी के निजी प्रयोग हेतु व्यापार से किए गए आहरण के संबंध में जानकारी भी हमें चिट्ठे से प्राप्त हो जाती है। तो ये थी चिट्ठे की उपयोगिता या महत्व।
इसके बाद हम देखेंगे संपत्तियों का वर्गीकरण। व्यापार में अनेक प्रकार की संपत्तियों का प्रयोग किया जाता है। इन संपत्तियों को उनके स्वभाव व उनकी उपयोगिता के अनुसार अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला है स्थायी या अचल संपत्तियाँ। व्यापार में स्थायी रूप से उपयोग में आने वाली संपत्तियाँ स्थायी संपत्तियाँ कही जाती है। इन संपत्तियों का क्रय पुनः विक्रय के उद्देश्य से नहीं किया जाता। स्थायी संपत्तियाँ भी दो प्रकार की होती है। पहला है मूर्त संपत्तियाँ, दूसरा है अमूर्त संपत्तियाँ। अब देखते हैं मूर्त संपत्तियाँ क्या होती है। मूर्त संपत्तियाँ वे संपत्तियाँ होती है जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर आदि। दूसरा अमूर्त संपत्तियाँ, ऐसी संपत्तियाँ जिसका कोई मूर्त स्वरूप नहीं होता, जिसको हम देख छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, जैसे ख्याति। उसके बाद दूसरी संपत्ति है चल संपत्तियाँ। चल संपत्तियों से आशय ऐसी संपत्तियों से है जिनका प्रयोग व्यापार में अस्थायी रूप से किया जाता है, अर्थात जो पुनः विक्रय करने के लिए या रोकड़ में परिवर्तित करने के उद्देश्य से व्यापार में रखी जाती है, जैसे विनियोग, प्राप्य पत्र, स्कंध आदि। तीसरा है अवास्तविक संपत्तियाँ। ऐसी संपत्तियाँ जिनका मूर्त या यथार्थ स्वरूप नहीं होता, अवास्तविक संपत्तियाँ कही जाती है, जैसे प्रारंभिक व्यय, लाभ हानि खाता, विज्ञापन आदि। इन्हें नाम मात्र की संपत्तियाँ भी कहते हैं। चौथा है नाशवान संपत्तियाँ। ऐसी संपत्तियाँ जिनका मूल्य उपयोग के साथ साथ घटता जाता है, क्षय या नाशवान संपत्तियाँ कहलाती हैं, जैसे खाने या पट्टे पर ली गई संपत्तियाँ आदि। पांचवा है संभाव्य संपत्तियाँ। ऐसी संपत्तियाँ जो वर्तमान में व्यापार की संपत्तियाँ नहीं हैं, किंतु किसी घटना के घटित होने या न होने पर व्यापार की संपत्तियाँ बन जाती है, उसे संभाव्य संपत्तियाँ कही जाती है, जैसे किसी मामले के निपटारे पर संपत्ति का प्राप्त होना आदि। संभाव्य संपत्तियों को चिट्ठे में नहीं दिखाया जाता है, बल्कि इन्हें चिट्ठे में टिप या नोट के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो ये थी संपत्तियों का वर्गीकरण। इसी प्रकार हम देखते हैं दायित्वों का वर्गीकरण। किसी व्यापार के दायित्वों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है स्थायी दायित्व। ऐसे दायित्व जिनका भुगतान एक लंबी अवधि के बाद किया जाना हो, स्थायी दायित्व कहलाते हैं, जैसे पूंजी या लंबे अवधि के लिए लिए गए ऋण आदि। दूसरा है चल दायित्व। ऐसे दायित्व जिनका भुगतान अल्पकाल में या 1 वर्ष के अंदर किया जाना हो, उन्हें हम चल दायित्व कहते हैं, जैसे बैंक अधिविकर्ष, लेनदार, देय विपत्र आदि। तीसरा है संभाव्य दायित्व। ऐसे दायित्व जिनका वास्तविक दायित्व होना या न होना भविष्य की घटना पर निर्भर करता है, संभाव्य दायित्व कहे जाते हैं। इस प्रकार के दायित्वों को चिट्ठे में नहीं दर्शाया जाता, बल्कि इन्हें विवरण में ही टिप्पणी के रूप में दिखाया जाता है, जैसे बैंक से भुनाए गए विपत्र की राशि आदि। तो इस प्रकार से हमने देखा चिट्ठे का अर्थ, विशेषता, उपयोगिता या महत्व तथा संपत्ति एवं दायित्वों का वर्गीकरण।